गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले बायोलॉजी का भी क्वेश्चन। मैं बता दूं कि अब बहुत ही लास्ट समय चल रहा है जो कि आप लोग अब एग्ज़ाम देने वाले हो, जो कि 1 फरवरी अब आने ही वाला है। और मैं इसके लिए सोचा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन लाऊं और वैसे क्वेश्चन को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूं जिससे आप 5 से 6 नंबर आसानी से एग्ज़ाम में ला सकें। तो इसके लिए मैंने वैसे टॉपिक को चूज किया है जिससे थ्योरी भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, और मैं सबको अच्छे से क्लियर करते हुए चलूँगा जिससे आपको थ्योरी भी बन सकता है और ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो एक एक बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, बिल्कुल अब बेहतर करने वाले हो। 1 फरवरी के एग्ज़ाम में बिल्कुल 5 से 6 नंबर आप लाने वाले हो, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करके जाइए और बिल्कुल आप बेहतर से बेहतर करोगे। जितना सोचते हो उससे ज़्यादा बेहतर नंबर लाओगे। हाँ, करना क्या होगा कि अच्छे तरह से सुनना होगा। मैं जो भी एक क्वेश्चन बताऊंगा उस पर उसका परिभाषा बताऊंगा, उससे जुड़ी कुछ और बातें बताऊंगा, तो उसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। अब नोट डाउन क्या करना है, बार बार वीडियो को सुनिएगा तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि 1 फरवरी आ गया है और आप लोग का एग्ज़ाम है और आप बिल्कुल बेहतर करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखें और समझें, और जिससे आप 70 में 70 एग्ज़ाम में लाएं और बहुत बेहतर से बेहतर करें। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, डोडो क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, डोडो है। डोडो पहला है विलुप्त प्राणी, संकटग्रस्त प्राणी, आपत्तिग्रस्त प्राणी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है विलुप्त प्राणी है। कैसा प्राणी है, विलुप्त प्राणी। मतलब डोडो अभी क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। इसके साथ साथ एक और याद रख लीजिएगा, डायनासोर। डायनासोर डायनासोर भी क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। ये दोनों कुछ यहाँ से आता है कि डायनासोर कैसे प्राणी है, तो विलुप्त प्राणी है, और डोडो कैसे हैं, तो ये भी विलुप्त प्राणी है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, मैंने दोनों बता दिया। बिल्कुल इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से याद कर ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्डीना है। एक्डीना क्या होता है, एक योजक प्राणी है कि अवशेषी अंग है कि विलुप्त प्राणी है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ वो है योजक कड़ी है। कौन सा कड़ी है, योजक कड़ी, बिल्कुल नहीं भूलना है। पूछ देगा एक्डीना क्या है, तो योजक कड़ी है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया गया था। तो पहले प्राकृतिक वर्ण समझिए क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक वर्ण क्या है, कोई जीव है और यह जीव बदलते वातावरण के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, कोई जीव है जो बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, तो उसे प्रकृति द्वारा चुन ली जाती है और उसकी संख्या लगातार बढ़ती है। और जो बदलते वातावरण के अनुसार जो जीव अपने आप को नहीं बदलता है वो पृथ्वी से विलुप्त हो जाता है, मतलब प्रकृति द्वारा उन्हें नहीं चुनी जाती है। समझ रहे हैं, फिर से सुनिए। प्राकृतिक वर्ण क्या है, प्राकृतिक वर्ण क्या है, कोई भी जीव है जो बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लिया तो उसे प्रकृति चुन लेगी और लगातार उसकी संख्या बढ़ेगा। और जो बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं बदलेगा तो उसकी जनसंख्या धीरे 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 क्या होने लगेगी, विलुप्त होने लगेगी। उसी को प्राकृतिक वर्ण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सुनिए, इसको दिया कौन था सिद्धांत को, डार्विन, मिलर, ओपेरिन, सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है डार्विन। और एक बात बता दूँ, इनको एक जहाज मिला था, नाम जिसका जहाज का नाम क्या था, HMS बीगल। इस जहाज का नाम क्या था, फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, HMS बीगल। इनको कौन सा जहाज मिला था, HMS बीगल। और इस HMS बीगल जहाज से घूमते थे और घूमने के बाद जो भी पता लगाते थे तो वही उन्होंने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत क्या किया था, उन्होंने दिया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे। पहला एप के, गोरिल्ला के, चिंपैंजी के, मनुष्य के। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है एप के समान थे। ड्रायोपिथिकस ज़्यादातर किसके समान थे, एप के। और यहीं से जुड़ा एक और आता है रामापिथिकस। कौन आता है, रामापिथिकस। तो पूछ देता है कि रामापिथिकस किसके समान थे, तो रामापिथिकस मनुष्य के समान थे। किसके समान थे, मनुष्य के। ड्रायोपिथिकस पूछेगा तो किसके समान थे, एप के समान थे। और रामापिथिकस पूछेगा तो किसके समान थे, मनुष्य के समान थे। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जितने भी मैं बता रहा हूँ सब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एस.एल. मिलर किससे संबंधित हैं? जीवन एवं विकास से, नव डार्विनवाद से, नव लेमार्कवाद से, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है जीवन की एवं विकास से। बिल्कुल नहीं भूलना है। ये सब जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है विलगन, उत्परिवर्तन, प्रयोगिका, निरंतर विविधता। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन से ही नई नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। अब इस उत्परिवर्तन के बारे में कौन बताया था? तो हुगो डी ब्रिज। कौन बताए थे? हुगो डी ब्रिज। बिल्कुल नहीं भूलना है। कौन बताए थे? हुगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे? उत्परिवर्तन के बारे में उन्होंने क्या किया था? बताया था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला उत्परिवर्तन क्या है? हमारे जीनोटाइप में होने वाला अचानक परिवर्तन, जिससे फिनोटाइप में अचानक क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख एवं हवेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। क्या अवशेषीय अंग, असमजात अंग, समजात अंग, विकासवादी अंग? तो देखिए इसका पहले परिभाषा थोड़ा बताऊं, सुनिए इसका परिभाषा। असमजात अंग वैसे अंग जिसका भ्रूणीय विकास एवं संरचना अलग अलग प्रकार के पूर्वजों से बनी होती है लेकिन काम एक ही करेंगे, तो क्या है? असमजात अंग। असमजात के अंग क्या है? वैसे अंग जिसकी भ्रूणीय विकास एवं संरचना एक समान होती है परंतु कार्य क्या करते हैं? अलग अलग। जैसे मैं बता दूं, मनुष्य का हाथ है और चाहे चमगादड़ के पंख है या हवेल का फ्लिपर है, तो उसको देखोगे ना तो हेमरस, रेडियस, आल्ना, हेमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, ये हड्डियों से मिलकर मनुष्य का हाथ बना होता है। समझ रहे हैं? चमगादड़ का पंख भी बनाता है और हवेल का फ्लिपर। क्या बोला मैं? हेमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। जो हड्डी मनुष्य के हाथ में है वही चमगादड़ के पंख में है, वही हवेल के फ्लिपर में है। तो मतलब विकास तो एक ही हुआ लेकिन काम क्या है? अब हाथ, हम लोग का हाथ का काम अलग है, इसका पंख का काम अलग है, फ्लिपर का अलग है। बिल्कुल देख रहे हैं? मतलब संरचना एक से बना लेकिन काम अलग अलग करेंगे, उसको समजात अंग बोलेंगे। समझ गए? और विकास अलग अलग से होगा, उसको असमजात बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या है? समजात अंग होने वाला है। बिल्कुल परिभाषा भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, ऑस्ट्रेलियाई के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकरण में से कौन सा किसका उदाहरण है? तो अनुकूली विकरण क्या होता है भैया? एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में बदलते जीव अपने को लगातार क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। वो है अनुकूली विकरण। तो ये किससे संबंधित है? अपसारी क्रम विकास से, कि अभिसारी क्रम विकास से, कि साल्टेशन से? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है अभिसारी क्रम विकास। बिल्कुल नहीं भूलना है। ये साल्टेशन का एक परिभाषा मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। डार्विन ने बोले थे कि देखिए, जब भी कोई उत्परिवर्तन होता है ना जी, उत्परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है। कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। और इसी बात को हुगो डी ब्रिज बोले थे कि जो उत्परिवर्तन होता है वो अचानक होता है और तेजी से होता है। समझ रहे ना? और अदिशात्मक। डार्विन बोले थे कि जो भी उत्परिवर्तन होगा वह धीरे धीरे और प्लस दिशात्मक होगा। लेकिन उत्परिवर्तन के बारे में हुगो डी ब्रिज ने बताया था कि उत्परिवर्तन जो होता है वो अचानक होता है और तेजी से होता है और अदिशात्मक होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं साल्टेशन। ध्यान रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? पहला है डार्विन, दूसरा अर्हेनियस, तीसरा है लेमार्क, ओपेरिन और हाल्डेन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ओपेरिन और हाल्डेन। कौन है? ओपेरिन और हाल्डेन। लेमार्क आ गया है तो मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन बताऊंगा।
आप लोगों ने जिराफ का देखा है? जिराफ, जिराफ तो जिराफ का गर्दन कैसा होता है? लंबा। पैर भी कैसा होता है? लंबा। तो इसका लेमार्कवाद का एग्जाम्पल कौन सा है? जिराफ। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था, लेमार्क बताए थे कि देखिए कोई भी जीव है, कोई भी जीव है तो जिस अंग का उपयोग वो लगातार करता है वह अंग उसके लिए मजबूत होते जाता है और लंबा होते जाता है। जैसे में जिराफ रेगिस्तान में रहते थे और वहाँ पे पेड़ पौधे जो भी थे तो वहाँ के नीचे के पत्तियाँ खाते खाते ख़त्म हो गए, तो ऊपर के पत्तियों खाने के लिए गर्दन उन्होंने बड़ा किया, पैर को लंबा किया, जिसके कारण जिराफ का पैर और गर्दन कैसे हो गए? लंबे हो गए। तो जिराफ उदाहरण किसका है? लेमार्कवाद का। बिल्कुल नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्राथमिक कार्बनिक यौगिक कौन है? पहला CH4, HCN, C3H6 सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो है मीथेन। CH4 नहीं भूलना है। इसका राइट आंसर क्या है? CH4 बिल्कुल नहीं भूलना है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से मैं डायरेक्ट 3 क्वेश्चन नहीं बनाया, डायरेक्ट लेके आ गया कि आप लोगों को जेड जीन जो है वो किसको कोड करता है? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है, याद रख लीजिएगा। वाई जीन पूछेगा तो परमीएज को कोड करता है और अल्फा जीन पूछेगा ट्रांस एसिटिलेज को कोड करता है। ये डायरेक्ट याद कर जाना है, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन नहीं बनाया कि समय आप लोग को कम है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बताना है, इसीलिए मैं बता दिया आप लोग को कि कौन सा जीन किसको कोड करता है, याद कर लीजिएगा। जेड जीन किसको? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन परमीएज और अल्फा को किसको करता है? ट्रांस एसिटिलेज। बिल्कुल नहीं भूलना है। ये भी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आ गया। जीवाणु भोजी जिसको 5-174 भी बोलते हैं, उसमें कितना न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? तो 53-86। भूलना नहीं है। पूछ देगा कि जीवाणु भोजी में कितना न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है? तो 53-86। पूछ देगा जीवाणु भोजी लैम्डा में कितना पाया जाता है? तो 48,502 क्षार युग्म। स्टीरिया कोलाइम पूछ देगा तो कितना होगा? 4.6 × 10⁻6 क्षार युग्म। अगर वही मनुष्य का अगुड़ी डीएनए पूछ देगा तो कितना होगा? 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म। बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आएंगे भी, इसलिए मैं बड़े ध्यान से बता रहा हूँ। आप बिना घबराए हुए सब कुछ पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन, फास्फेट और शुगर के बीच डीएनए का संरचना देखोगे तो उसमें होता है P और शुगर S। और डीएनए में क्या कौन सा शुगर होता है? बताइए आप लोग, कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, याद रख लीजिए। तो फास्फेट और शुगर के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला दिया शुगर और नाइट्रोजन क्षार के बीच, तो ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, इसीलिए मैं डायरेक्ट लाया। बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? पहला है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, एवेरी, मैकर्टी सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है फ्रेडरिक। राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए बताता हूँ। इसका राइट आंसर जो होने वाला है फ्रेडरिक ग्रिफिथ है। अब सुनिए, इन्होंने ये रूपांतर सिद्धांत 1928 ईस्वी में दिया था। अब सुनिए किस पे काम किए थे? तो ई कोलाई जीवाणु पे काम किए थे। किस पे? ई कोलाई जीवाणु पे क्या किए थे? काम किए थे। ध्यान से सुनिएगा। फ्रेडरिक मिशन ने 1928 ईस्वी में किस पे काम किया था? ई कोलाई पे। और ये सब काम क्यों किए थे? रूपांतर सिद्धांत क्यों दिए थे? ध्यान सुनिए। उन्होंने डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहला प्रयोग उन्होंने किया था। और किस पे किया था? तो चूहा पे किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि उन्होंने किस पे काम किया था? चूहा पे। कब किए थे? 1928 में। किसको सिद्ध करने के लिए? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसको सिद्ध करने के लिए। कौन थे? फ्रेडरिक मिशन। इसको भूलना नहीं है। अगला है डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, किसने सिद्ध किया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, अल्फ्रेड हर्शे, मार्था चेस और ए और बी दोनों। यहाँ पे देखिए 3 नंबर राइट। इसका जो राइट आंसर होने वाला वो है 4 नंबर, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। यही दोनों वैज्ञानिक ने सिद्ध करके दिखाया कि डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला, इन लोगों ने किस पे काम किया था? तो बैक्टीरियोफेज पे, याद रख लीजिएगा। अगला है डीएनए उंगली छापी की खोज किसने की? एलएफ जेफरी, एवेरी, मार्था चेस सभी। तो जो इसका राइट आंसर है
LF जेफरी ने क्या किया था? DNA उंगली छापी माने DNA फिंगर प्रिंटिंग, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? DNA फिंगर प्रिंटिंग। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग की खोज कौन किए थे? LF जेफरी, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्ट याद करके रखना है क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं बाबू, हर साल क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर के रहे हैं। तो मैं इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस आप लोग इतना याद कर लो, एक बार पढ़ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे मैं समझात अंक का उदाहरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाइए भाई, मैं यही कहूँगा। इससे क्वेश्चन आते, इसे मैं डायरेक्ट लेके आया हूँ कि समझात अंक के उदाहरण क्या है। पहला दिया है कशेरुकियों का हृदय और मस्तिष्क, दूसरा है बोगनविलिया के कांटों एवं कुकुरबिटा के प्रतानों, आलू एवं अदरक की उत्पत्ति किससे होती है? भूमिगत तना से। ये भी किसका उदाहरण है? आलू एवं अदरक दे दे तो समझात अंक उदाहरण। ये उत्पत्ति किससे होती है? भूमिगत तना से। मूली और गाजर उत्पत्ति किससे होती है? मूसला तंत्र से। ये सब उदाहरण किसके हैं? अकशेरुकीय पैर। ये सब 6 उदाहरण जो है भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, इसलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन पूछ देगा। कैसे? सुनिए, अकशेरुकीय का हृदय और मस्तिष्क किसका उदाहरण है? तो आप लोग को याद रहना चाहिए ऑप्शन में क्या? समझात अंक। या दे देगा बोगनविलिया की कांटों और कुकुरबिटा प्रतानों किसका उदाहरण है? तो समझात अंक। पूछ देगा आलू और अदरक का किसका उदाहरण है? ये सब याद रखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना है, मैं नहीं कहूँगा भूलने के लिए। अगला है अनुकूली विकर्ण का उदाहरण है डार्विन के फिंच, भेड़िया, तस्माई भेड़िया, इनमें सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो सभी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग देखा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? फिलोसफी जूलॉजी किसका पुस्तक है? डार्विन का, मिलर का, ओपेरिन का और लेमार्क का। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है लेमार्क, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है मिलर ने अपने प्रयोग में क्या बनाए थे? मीथेन बनाए थे, अमोनिया बनाए थे, अमीनो एसिड बनाए थे, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है अमीनो एसिड। क्या बनाए थे? अमीनो एसिड। कितना डिग्री सेल्सियस पे? तो ध्यान दीजिए 800 डिग्री सेल्सियस पे बनाए थे अमीनो एसिड। क्या क्या लिए थे अपने प्रयोग में? तो मीथेन लिए थे, अमोनिया लिए थे और हाइड्रोजन लिए थे। और कितने डिग्री सेल्सियस पे? 800 डिग्री सेल्सियस पे अमीनो एसिड क्या किए थे? उन्होंने बनाया था। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दिमागी क्षमता दी है। जैसे होमो इरेक्टस का दिमागी क्षमता कितना होता है? तो होमो इरेक्टस का दिमागी क्षमता कितना होता है? 900 सीसी होता है, भूलना नहीं है। और ये मांस क्या करते थे? खाते थे, बिल्कुल याद रखना है कि मांस क्या करते थे? खाते थे। और होमो इरेक्टस का दिमागी क्षमता कितना था? 900 सीसी। अगला है होमो हेबिलस। तो एक और बता दूं, होमो हेबिलस है, इसको पहला मानव जैसा प्राणी कहा गया है। होमो हेबिलस को कैसे कहा गया है? पहला मानव जैसा प्राणी किसको बोला गया? होमो हेबिलस को। और इसकी दिमागी क्षमता कितना होता है? 6.5 से 800 सीसी होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। और यह मांस जो है नहीं खाते थे। होमो हेबिलस मांस नहीं खाते थे और पहला मानव जैसा प्राणी बोला गया है। और 650 से 800 सीसी से दिमागी क्षमता। 3 क्वेश्चन यहाँ से बता दिया हूँ। और होमो इरेक्टस जो है वो मांस खाते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसका दिमागी क्षमता कितना था? 900 सीसी। अगला है नियंडरटाल। इनका दिमागी क्षमता कितना होता है? 1800 सीसी, 1400 सीसी होता है। कितना होता है नियंडरटाल का? कितना होता है? 1400 सीसी। एक और बता दूं, ये अपने मृतकों को, इनका दिमाग तनी अच्छा चलता था, ये अपने मृतकों को क्या करते थे? दफनाते थे। ध्यान से रखिएगा याद। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। समरूपता, अनुरूपता, समवर्ती, तलवृत्ति, ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति और मूल संरचना भिन्न होती है परंतु कार्य क्या करें? एक समान। ये असमजात अंग भी बोलते हैं इसको, असमजात अंग, बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसे तितली और पक्षी के पंख देखिए, बने होते अलग अलग से लेकिन दोनों उड़ने का काम करते हैं। अष्टभुज और स्तनधारियों के आँख, पेल्विक और डॉल्फिन के पक्ष, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक, शकरकंदी एवं आलू के रूपांतर देख रहे हैं ना, केंचुए और क्लोरोगोनेन कोशिका के अकशेरुकीय के यकृत। याद रख लीजिए सभी उदाहरण क्या है? असमजात अंक के उदाहरण। किसके? असमजात अंक के उदाहरण है, भूलना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन एक आते हैं भाई,
हर साल आए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उदाहरण मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ इसका नाम भी ये भी याद रखिएगा कि सम्य रूपता, अनुरूपता, समवृत्ति या तुल्य रूपता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस नहीं भूलना है। मैं नहीं कहूँगा भूलने के लिए, आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। इसका परिभाषा जान लो, 2 नंबर का आने वाला है ये। अवशेषीय अंक क्या है? वह संरचना जो वर्तमान जीव में मिलती है, उनका कोई काम नहीं होता है, वे जीवों के पूर्वज में क्रियाशील थे, पहले क्रियाशील थे लेकिन अभी उनका कोई काम नहीं है। कृमि रूपी परिशेषिका याद रख लीजिएगा। कृमि रूपी परिशेषिका पूंछ अस्ति है, नरों में चूसक, चूसक समझते हैं ना। अगला अनिषेकिक फटल, बिल्कुल याद करने, जितने भी मैं बताया आज, जितने भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ, ये सब के सब इतने इम्पोर्टेंट हैं बाबू कि मत पूछिए। आप लोग पूरा इसको याद करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे, इसलिए आप लोग पूरा पढ़ के जाइएगा। और बेहतर नंबर लाना है तो बस बेहतर की तलाश में लग जाइए और टाइम इधर उधर बर्बाद मत करिए। बस कल आपका एग्ज़ाम है, जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, एग्ज़ाम के लिए आप बेहतर करिए और बेहतर से बेहतर नंबर लाइए। इसी के साथ मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, और सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए बेहतर से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।